लेट्स स्टार्ट नाउ। पिछली क्लासेस में हमने कौन कौन से assumptions पढ़े थे, जरा एक बार ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे। अंजनी, टेल मी ऑल द 3 assumptions which we have gone through in previous classes, जल्दी से। एक गोइंग कंसर्न गोइंग assumption, कंसर्न, और और दूसरा था accrual assumption, accrual, और सर एक याद नहीं, याद नहीं, कौन याद दिलाएगा? सॉरी सर। कंसिस्टेंसी। हमने बोला यस, था ना, एक बच्चे ने अपना रिजल्ट नर्सरी से लेकर आगे तक, और हाँ, और अब 10th में 96। क्या बात है, नाइस। 96 ऐसा हो जाता है। चल, वेट कर रहा है, ठीक है। 96 आ गए तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स कुछ बोले थे। क्या बोला था पहले? अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोला था ना। उसके बाद मनी मेजरमेंट, उसके बाद बिजनेस एंटिटी, उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड हो चुका था, प्रूडेंस कर लिया था, फुल डिस्क्लोजर। सुनो बेटा, आई टेल यू, फुल डिस्क्लोजर और मेटीरियलिटी मैंने नहीं करवाया था। आगे बोलिए। कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बोला था, और बताइए। ठीक है, ठीक है, चले 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 चले, ठीक है, चले आइए देखते हैं। अच्छा सुनो जरा ध्यान से, अब हम लेके चल रहे हैं एक प्रिंसिपल जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, या ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, जस्ट सी योर टेक्स्ट बुक क्या कहती हो। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन है, ईच एंड एवरी रिक्वायर्ड अंडर लॉ टू बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कानून के हिसाब से, देखो बेटा समझना, हम जो ये जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं। अब एक सोल प्रोप्राइटर है, ग्रोसरी शॉप वाला है, उसे किसी देनी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? कुछ नहीं, उसे तो कैश आने और जाने से मतलब है। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनीज होती है उनका फर्क पड़ता है। उनको अपनी इंफॉर्मेशन किसको भेजनी होती है? सेबी को भेजनी पड़ती है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो रेगुलेटरी है उसको भेजनी पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंज में भेजनी पड़ती है, और सरकार को भेजनी पड़ती है, और जितने शेयर होल्डर हैं सबको भेजनी पड़ती है। दे हैव टू बी केयरफुल। तो इंफॉर्मेशन जो भी हम इंफॉर्मेशन बनाएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दैट मस्ट इंक्लूड ईच एंड एवरी माइनर मेजर डिटेल इन दैट। सारी सारी डिटेल हमें क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर करनी पड़ेगी, इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ये फुल डिस्क्लोजर कहता है all such information which is required by law has to be disclosed in the books of accounts, और significant information, है ना। अब जरा सोचो कि योर नेम इज अर्नव, अर्नव का वर्ल्ड की 132 कंट्रीज में बिजनेस चलता है, ठीक है जी, 132 कंट्रीज में। और अर्नव कहता है अपने अकाउंटेंट को, सुनो भाई, जितनी ऑल पिन यूज कर रहे हो, स्टेपलर पिन यूज कर रहे हो, कागज पेपर यूज कर रहे हो, पेंसिल यूज कर रहे हो, वो आप मुझे क्या करेंगे, वो आप उसका रिकॉर्ड करेंगे, उसकी अकाउंटिंग, तुम लोग मत बनाने लायक। बोला सर असली रंग तो हम बाद में दिखाएंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो एज पर अकाउंटिंग, सॉरी, as per this principle, all the information which is significant and all the information which is required as per law has to be shown in the books of accounts. इनका वर्ल्ड की 132 कंट्री में बिजनेस चलता है। ये क्या करते हैं, अपने पास अकाउंटेंट बैठाते हैं और बोलते हैं चल भाई तू स्टेबलर की पिन गिन, कितनी खत्म है कितनी बची है, ठीक है जी। अच्छा, कितनी पेंसिल बची है, कितने इरेजर बचे हैं, कितने शार्पनर बचे हैं, A4 साइज पेपर कितना बचा, A3 साइज पेपर कितना बचा। टेल मी this information, how many stapler pins you are left with at the end of the year, how many all pins you are left with at the end of the year, how many pencil pen left, क्या ये significant information है? Who is interested in this information? Nobody. तो information जो जरूरी हो, significant हो वो, and it is required by law that we have to show in the books of accounts, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हुआ फुल डिस्क्लोजर। और क्या कहता है फुल डिस्क्लोजर में, देखिए जरा, जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना, तो मैं आपके यहाँ तो पैराग्राफ में दे रखा है, मैं पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट में दूंगा, ठीक है। और उसमें से हर बुलेट पॉइंट आपको ध्यान नहीं रखना है। देयर आर सर्टेन बुलेट पॉइंट जिनको मैं अंडरलाइन करूंगा, कलरफुल करूंगा, उनको आप एग्जाम में लिख। देखिए
अगर हमें फुल डिस्क्लोजर बोला तो क्या क्या आना चाहिए, अगर हमने मनी मेजरमेंट बोला तो क्या क्या आना चाहिए, दैट आई राइट ऑन दैट पेपर। तो आप उसको लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, और नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर कटेंगे। तो फुल डिस्क्लोजर में इतना ही होता है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड विच इज मैंडेटरी एज पर लॉ दैट यू हैव टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डन। ठीक है। अब क्या होता है, इसी प्रिंसिपल की वजह से आप कंटीजेंट लायबिलिटी को, कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल दिया था मैंने क्लास में, ऐसी लायबिलिटी जो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती है बट विच मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर, उसको बैलेंस शीट के अंदर तो दिखाते नहीं है। भाई मान लो किसी ने मेरे ऊपर केस कर रखा है 2 करोड़ रुपए का, और वो केस मैं हारूंगा ही हारूंगा, हारना ही हारना है मुझे, मतलब या मैं हार गया केस, मेरे ऊपर तो लायबिलिटी होगी ना 2 करोड़ रुपए पे करने की। लेकिन अगर मुकदमा चल रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं जीत जाऊं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं हार जाऊं। जीत गया तो कुछ नहीं देना, हार गया तो क्या देना, दिस इज नोन एज कंटीजेंट लायबिलिटी। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या करना पड़ेगा, इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस फैक्ट को छुपाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कल को फ्यूचर में आपके ऊपर 2 करोड़ का लग गया क्या पेनल्टी, और आपकी इनकम ही 1 करोड़ रुपए की, तो आप तो डूबे उस साल, हो जाएगी ना गड़बड़। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखते हैं। फुल डिस्क्लोजर सम अप करें तो क्या बताता है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर या एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, उसको हमें शो करके चलना है, और ताकि क्या ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बने, ऑथेंटिक बने, ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, दिस इज फाइन। सर। हाँ जी बोलो बोलो। सर तो इसमें कंटीजेंट लायबिलिटी भी इंक्लूड होगी? नहीं बेटा, कंटीजेंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होती है कहीं पर भी। कंटीजेंट लायबिलिटीज जो होती है ना आपकी, वो आप क्या करते हैं, शो करते हैं, क्यों, ताकि आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या आपका मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो कर पाए आप, क्योंकि उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन जो होती है ना, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या होनी चाहिए, फुल्ली डिस्क्लोज होनी चाहिए। आपके यूजर्स को मालूम होना चाहिए कि आपके बिजनेस में क्या अच्छा देखो, आपके बिजनेस में क्या जैसे, अच्छा मैं एक और एग्जांपल बताऊं, कई बार जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो शेयर कंपनी इशू करने वाली कंपनी प्रोस्पेक्टस छापती है, और उस प्रोस्पेक्ट में रिस्क जो जो होता है लिखती है बड़ा बड़ा। अच्छा आपने ये भी देखा, ये भी सुना होगा कई बार, जब इंश्योरेंस का ऐड आता तो लिखता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ऐसे करके बोलते हैं जल्दी से, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन ऐसे करके बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं और सुनाई नहीं देता। ठीक है, फॉर द ऑफर रिलेटेड रीड द प्रोस्पेक्टस केयरफुली ऐसे करके बोलते हैं, देखा कितनी तेजी से बोलते हैं। और एक बहुत छोटा सा एस्ट्रिक करके लिखा रहता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट रेफर द ऑफर डॉक्यूमेंट, ऐसा लिखा रहता है। और वो ऑफर डॉक्यूमेंट कितना, तो 25 पेज का होता है, इतना बड़ा ग्रंथ होता है, कौन पढ़ेगा उसको। तो एजेंट बोलता है साइन करो भाई साहब, हम यहाँ साइन कर देते हैं, साइन करो भाई साहब यहाँ साइन करते हैं, साइन करवाते चले जाते हैं। साइन का मतलब हमने पढ़ लिया। अच्छा सुनो एक और एग्जांपल, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो परमिशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कभी क्लिक करके देखा टर्म्स एंड कंडीशन में, वो कितना कितना बड़ा, और कितना कितना बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन भाई, इससे बड़े आप कहते चलो यार एग्रीड, आगे बढ़ जाओ। उसमें सब लिखा रहता है, वो तुम्हारे डेटा एक्सेस करेंगे, वो तुम्हारी कॉल एक्सेस करेंगे, वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग एक्सेस करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, एवरीथिंग इज मेंशन। कौन पढ़े भाई इतना, हमें तो ऐप की जरूरत तुरंत थी, हमने कहा एग्रीड एंड एक्सेप्टेड, मारा कैंटर, और तब जाकर नहीं करोगे तो वो खुलेगा ही नहीं। ठीक, तो फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है, और वो इंफॉर्मेशन जो आपने डिस्क्लोज करी है वो क्या होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, और कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो जरूरी होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से क्या होता है कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक बनती है। ठीक है जी, और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस आपका दिखता है, आपको क्या रिस्क है आपने बता दिया, आपके क्या चांसेस, आपकी स्ट्रॉन्ग चीजें क्या वो भी आप बता देते हैं। देयर इज एनालिसिस जिसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, सुना है किसी ने, SWOT। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये जब आप प्रोस्पेक्टस छापते हैं ना उसके अंदर सारी लिख देते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी अपॉर्चुनिटीज है, ये हमारी वीकनेस लिमिटेशन है, और ये हमारे लिए थ्रेट्स है।
ये जब हम किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए एनालिसिस करते हैं तो स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट में पूरी पूरी अवेलेबल है तो लोगों के लिए स्वॉट एनालिसिस करना आसान हो जाएगा और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रेडिबल मानी जाएगी, ऑथेंटिक मानी जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस। चलो जरा अब जरा एक चीज और समझें। फुल डिस्क्लोजर के चक्कर में क्या होती है, कई बार अकाउंटिंग बड़ी कम्बरसम हो जाती है, हैवी हो जाती है, बहुत कुछ दिखाना पड़ता है। अब एक बिजनेस जिसमें हर रोज की लाखों ट्रांजेक्शन का 132 कंट्रीज में बिजनेस है, लाखों ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो अब वो लाखों के लाखों ट्रांजेक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, उनको लिखेंगे, एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, तो अकाउंटिंग क्या होती है, कम्बरसम, बहुत हैवी, बल्कि हो जाती है। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मॉडिफिकेशन है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको? मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये कहता है तो यू हैव टू एग्रीड एंड एक्सेप्ट फुल डिस्क्लोजर, लेकिन फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको अकाउंटिंग के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, विच इज मटेरियल फॉर योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब कौन सी इंफॉर्मेशन को हम मटेरियल बोलेंगे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, मटेरियल मतलब हाउ मच दैट इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टू यू। मैं एक टीचर छोटे से स्कूल में नौकरी करता हूं और शाम को आप लोगों को क्या करता हूं, कोचिंग पढ़ा के पैसा कमाता हूं। मेरे लिए 1 करोड़ रुपया इज अ वेरी मटेरियल एंड वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट। लेकिन मुकेश भाई अंबानी जी के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। उन्होंने तो 1200 करोड़ का मेंशन दे दिया अपने दोस्त को, 1400 करोड़ का दे दिया, मतलब 1-1 करोड़ के 1400 बार इतने दे दिए। हम कहते हैं कोई हमें 20-25 लाख का कुछ दे दे, ठीक है। तो मेरे लिए 1 करोड़ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मटेरियल काइंड ऑफ थिंग। उनके लिए कुछ नहीं है। मेरा बिजनेस 2 करोड़ का है, मेरे बिजनेस में अगर मुझे 50 लाख का फायदा होता तो मेरे लिए बड़ा मटेरियल, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन 200 करोड़ लगा के मैंने 50 लाख कमाया, इज इट मटेरियल, इज इट रेलेवेंट? नहीं बनती। मतलब इतना देखिए, आप किसी को पेमेंट करते हैं और वो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट देता है, ठीक है। मान लो आपने 1000 का सामान खरीदा, 100 रुपए का डिस्काउंट है, तो ऑलमोस्ट कितना, 10% हो गया, ठीक है। कोई 200 करोड़ का सामान खरीदता है और उसको वो 1 करोड़ का डिस्काउंट देता है, तो समझिए आप। तो यहां पर यही होता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है कि ऑल रिलेटिवली रेलेवेंट आइटम, मतलब वो आइटम जो कि मोस्ट रेलेवेंट है, ठीक है। और मटेरियल रेलेवेंट आइटम किसको बोलते हैं, जरा समझने की कोशिश करें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, कोई इंफॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं है, जरा हम बताएं किसको बोलते हैं। याद है हमने एक बार किसी की दीदी के लिए रिश्ता ढूंढा था, क्या अश्विन भाग गया, है ना। और ये बताइए कि आपकी कोई बड़ी बहन है, उसके लिए आप रिश्ता ढूंढने जाते हैं, तो लड़के के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है? ये कह रहे हैं पैसा। अच्छा, कितने अमीर हैं? चलो ठीक है, ये इसकी फैमिली की, इसकी प्रायोरिटी है कि भाई हम अपनी बहन का रिश्ता ऐसे बंदे के साथ करेंगे जो फिल्दी रिच हो, ठीक है। लेकिन क्या हो, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं क्या, बहुत बड़ा स्मगलर है, गैंगस्टर है, फिल्दी रिच है, फिर तुमने ही बोला था पैसे पैसे है। अच्छा ठीक है, तो ये इनकी प्रायोरिटी, इनके लिए वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल, ठीक है। धनिष्ठा से पूछें अगर कि धनिष्ठा उस रिलेशन में आप क्या सोचोगी, व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्ट फॉर यू व्हेन यू आर गोइंग टू गो इन दैट वे इन माय एग्जांपल। धनिष्ठा भाई बड़ी, हमारी एक्सपेक्टेशन। वो ये इनके हिसाब से एजुकेशन है। अंजनी क्या बोलेंगे, क्या होना चाहिए? शी सेज एजुकेशन में देखूंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। मतलब लड़का धन्ना सेठ है लेकिन अंगूठा छाप, ऐसा ना हो। व्हाट अंजनी, एज फॉर यू, क्विक। So, I'm He not should be, sure. she's saying he has to be charming, good looking, handsome. Yeah, I understand. ठीक है, इशिता क्या बोलती है? पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी उसने बोल दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं हर परिवार, अच्छा सुनो, कुछ क्या होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं हमारी कास्ट का होना चाहिए, कुछ ऐसे बोलते हैं। कुछ कहते हैं अगर हमारे रिलीजन से बाहर शादी करी टांगे काट देंगे,
ऐसे ही बोलते हैं कुछ, देखा होगा आपने, जिसे कहते हैं हॉरर किलिंग, इस तरह की चीजें चलती हैं। तो हर परिवार, ऑनर किलिंग इज अ रॉन्ग शब्द, उसकी जगह शब्द आता है हॉरर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या होता है? सम्मान में किसी की मुंडी टपका देना, ये थोड़ी होता है। आप देख रहे हैं कुछ परिवार के लिए जाति वाति बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। लड़का चाहे चोर, स्मगलर, लुटेरा, डाकू हो, लेकिन भर भर के पैसा लेके आए, इंटरनेशनल ठग हो, आ जाएगा। ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं हर परिवार के लिए शादी के टाइम पर इंफॉर्मेशन मटेरियल कौन सी है, कौन सी रेलेवेंट है, हर के लिए अलग अलग है। और ये बिल्कुल क्या सब्जेक्टिव है। तो इनके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और। मेरे बिजनेस के लिए क्या रेलेवेंट है वो जरा जानने की कोशिश करते हैं, या आपके बिजनेस के लिए क्या रेलेवेंट है और किसको रिकॉर्ड करें। देखो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, मैं पहले साधारण शब्दों में बोल रहा हूं, फिर स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोलूंगा। एनी सच इंफॉर्मेशन knowledge of which may influence the decision of an informed investor to invest in my firm or not invest in my firm, उसको कहते हैं हम क्या, मटेरियल या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे मेरा कहीं 2 करोड़ रुपए का कंसाइनमेंट अटका हुआ है और मेरे बिजनेस का टर्नओवर 50 लाख रुपए है, और सामने वाली पार्टी मुझे इन्वेस्ट करना चाहती है। हमने बताया नहीं कि हमारा 2 करोड़ का कंसाइनमेंट अटका हुआ है, हमने बोला हमारी 2 करोड़ की सेल हो चुकी है, पैसा आ गया या कभी भी आ सकता है। तो अगर उसे पता चलेगा कि कंसाइनमेंट अटक गया और वो भी डिस्प्यूट में अटका है, तो क्या वो लगाएगा मेरे बिजनेस में पैसा? या हम बोले कि भाई हमारे ना, हमारे हमारे हम तो टूर एंड ट्रांसपोर्ट वाले हैं, हमारी 20 बसें हैं और 15 टेम्पो हैं, ठीक है, 20 बसें और 15 टेम्पो हैं, जिसमें सिर्फ 5 बस चलती हैं और 2 टेम्पो चलते हैं। तो क्या हमने हर चीज बताई उनको? तो अगर उसे पता चलेगा कि 20 में से सिर्फ 5 बसें चल रही हैं और 2 टेम्पो चल रहे हैं, तो क्या वो इन्वेस्ट करेंगे? एयर इंडिया के पास 186 मिग एयरक्राफ्ट है। हर दूसरे महीने एक एयरक्राफ्ट, कल वाला जो एक्सीडेंट हुआ था क्या हुआ पता है? शायद जोधपुर की तरफ कहीं पर वो एक घर के ऊपर गिरा, एयरक्राफ्ट में क्रैश हुआ। घर के अंदर 3 औरतें थी, तो चली गई ऊपर, और पायलट ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, तो पायलट ऊपर से नीचे आया, वो भी ऊपर चला गया, अपने साथ 3 औरतों को भी लेके चला गया। घर के ऊपर क्रैश हुआ भाई प्लेन। 2 पायलट होते ना यार, दोनों चले गए, 3 औरतें भी चले गई। प्लेन बेटा एयर फाइटर प्लेन है, वो सवारी लेके थोड़ी चलेगा, चलो 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 चलो, कैसी बात कर रहा है? कमर्शियल प्लेन नहीं यार, फाइटर प्लेन। मिग 21 बोला मैंने, अच्छा नहीं पता तुम्हें मिग 21? नहीं बोला, सॉरी, मैंने कहा एयरफोर्स का 160 मिग 21 है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार क्या हुआ कि सुहान ना, सुहान कमर्शियल पायलट था, और वो सुहान कमर्शियल पायलट था, ये पड़ोसी आपका कमर्शियल पायलट था, और अपने जहाज में ना आगरा से बहुत सारे पागल लोगों को लेके लेके किसी दूसरे वाले पागल खाने में ट्रांसफर करने के लिए जा रहा था। अचानक क्या हुआ, पागल ना फुटबॉल क्या करे, खेलने लगे फुटबॉल। प्लेन ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। तो को पायलट बोला, सर ये क्या हो रहा है? कह रहा तू संभाल, मैं आता हूँ। थोड़ी देर में जब वो वापस आया, बिल्कुल प्लेन शांत। कह रहा क्या हुआ? कह रहा मैंने कहा बाहर जाके खेलो। इसका कोई रिलेशन नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, सॉरी। ओके, कम टू द पॉइंट। तो भाई इंफॉर्मेशन कौन सी मटेरियल है, कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल है जिसकी नॉलेज से कोई व्यक्ति फैसला ले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाती है वो? मटेरियल कहलाती है। ठीक है, देखिए, ओनली दोज आइटम्स शुड बी disclosed that have significant effect or are relevant to the users। और relevant किस सेंस में होगा? वही कि यूजर्स उसको पढ़े समझे और हमारी कंपनी में पैसा लगाने का डिसीजन ले या न ले, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल बोलेंगे। जैसे हमने बोला हमारे लूज टूज 5,000 के हैं और मेरा बिजनेस सिर्फ 20,000 के टर्नओवर वाला, तो मेरे लिए 5,000 के लूज टूज बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बिजनेस जिसका 200 करोड़ का बिजनेस है, उसके लिए 5,000 करोड़ के प्लास पेज का हथौड़ी की क्या औकात है? कुछ भी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है। जैसे 200 करोड़ के बिजनेस वाला एक एफआईआर लिखवाता है, मेरे 5,000 करोड़ के प्लास पेज का हथौड़ी प्लम्बर चोरी करके ले गया, एफआईआर लिखवा रहा है। ठीक है, मैंने शायद आपको बताया होगा एक बार कि किसी बदमाश ने क्या करा, पंजाब नेशनल बैंक के हर कस्टमर के अकाउंट से 1-1 रुपया निकाल लिया था। एक एक
2 रुपए चले 1 रुपए जो भी था वो निकाल लिया, और करीब करीब 2 करोड़ कस्टमर थे, 2 करोड़ रुपए निकाल, पंजाब नेशनल बैंक के तो ज्यादा कस्टमर है, कि 14-15 करोड़ कस्टमर थे ना शायद, इतना पैसा निकाल लिया। अब जरा मुझे बताइए कि वो 1-1 रुपया जो था वो कस्टमर के लिए तो सिग्निफिकेंट ही नहीं, रेलेवेंट ही नहीं है। वो कस्टमर को बोल रहे हैं भाई साहब पुलिस में रिपोर्ट करा लो, किसकी? 1 रुपया निकल गया मेरे अकाउंट से, हद हद मैनेजर हम नहीं भरवाते। बंदे ने पैसा भी निकाल लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ कस्टमर के लिए वो 2 रुपया 1 रुपया मायने ही नहीं रखता था कुछ। अगर उनके अकाउंट से 20 लाख निकाल लेते, भागे भागे आते, मैनेजर की मुंडी पकड़ के हिलाते, ऐसे मुंडी पकड़ के, हाँ भाई रिपोर्ट दर्ज कर, पैसे कैसे निकल के तेरे होते। और पता है आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन इशू करी है, अगर ऑनलाइन फ्रॉड से आपकी ब्रांच से पैसा निकलेगा तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है भाई। आपके डेबिट कार्ड, आपके आपके जैसे पिन सिस्टम को, ओटीपी को कोई पास क्रॉस करके और अकाउंट से पैसा निकालते नहीं, ठग लोग पैसा निकलवा लेते हैं, ना ओटीपी आया, ना पासवर्ड आया, ना कुछ आया, फिर पैसा निकल गया। तो दैट्स अ सिक्योरिटी ब्रीच। Whose fault is this? Bank's fault. आरबीआई ने कहा तुम फंसोगे, तुम्हें करना है, तुम्हें भुगतान करना है। नहीं, so whether information is material or not, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? किस पर करता है? It depends upon the nature and the amount, उस पर डिपेंड करता है। तो materiality principle क्या कहेगा? Only material and relevant information has to be shown in the books of accounts। और फिर आगे आप लिखेंगे कि information is considered material only when the knowledge of it influence the decision of an informed investors। ठीक है जी, फुल डिस्क्लोजर पता चल गया। उसका इम्प्रोवाइज वर्जन क्या है आपका ये मेटेरियल। आगे चलिए, क्या बोले अगला बताइए, क्या चीज? हाँ, मैचिंग कंसेप्ट देखते हैं जरा, समझिए, आइए देखें जरा मैचिंग कंसेप्ट। आपको मालूम ना, द ग्रेट खली, बड़े वाले, ठीक है, कितनी ऊंचाई उनकी? ठीक है, कोई बात नहीं, कितनी ऊंचाई अच्छा कर लो, कोई बात नहीं। वैसे पिछली बार करा था उसकी डेयरी के टाइम पे हमने, तुम लोग नहीं आए थे ना, इन भाई साहब की डेयरी का इनॉग्रेशन खली भाई साहब ने किया था। इसकी वजह से जल्दी देख के बताओ कितना, ऑनलाइन में बताइए कितना है? 7-1। अब वो भाई साहब है 7-1 के, इतने बड़े, ठीक है, और उनकी धर्मपत्नी है इतनी बड़ी, ये खली भाई साहब और ये इनकी वाइफ, है ना? क्या मैच है यार, है ना? बढ़िया मैच है। तो दीदी के रिश्ते में आप एक चीज का ध्यान भी रखेंगे, पता चला जीजा जी इतने बड़े, दीदी इतनी बड़ी, या फिर क्या, दीदी इतनी बड़ी, जीजा जी इतने बड़े। तो कुछ फैमिली की प्रायोरिटी ये भी होती है कि भाई मैच क्या होना चाहिए, बराबर हो, थोड़े ऊंचे नीचे हो, ऐसा होना चाहिए, है ना? हाँ, अरे भैया इंडिया की टॉलेस्ट फैमिली जो है ना, जरा तुम देखना जरा, सारे वाइफ जो है 6-7 है, हस्बैंड 7-1 है, बेटियां 6-2 6-4 की हैं, टॉलेस्ट फैमिली है, देखना। और ये इधर पुणे की है, पुणे महाराष्ट्र की हैं, सब है। एनीवे, तो चलिए मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कहता कि सुटेबल बॉय शुड मैच विद सुटेबल गर्ल, ऐसा नहीं बोलता ये। क्या कहता है ये? रेवेन्यू earned in one financial year has to be matched with the expenses incurred to earn that revenue in that financial year। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 2022-23 में आपने क्या किया, कैश सेल्स करी कितने की? 5 लाख की। क्रेडिट सेल्स करी कितने की आपने? 3 लाख रुपए की, ठीक है जी। और रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर्स फॉर 2021-22 का कितना? 2 लाख रुपया। तो भाई इस बार रेवेन्यू कितना आया आपके पास कुल मिलाकर? 10 लाख आया। एग्री कर रहे हैं? हाइपोथेटिकल एग्जांपल है भाई। इस साल 22-23 अप्रैल 1 को शुरू हुआ, मार्च 31 को खत्म हुआ, ये दोनों वाले। इस साल में आपने कैश सेल्स करी, इस साल में आपने क्रेडिट सेल्स करी, इस साल में आपने पिछले साल की रिकवरी करी 2 लाख। टोटल पैसा कितना आया आपके हाथ में? मतलब चाहे वो एक्रूअल के हिसाब से, चाहे मिला ना मिला, लेकिन क्या हो गया, रेवेन्यू तो आपकी कितनी बन गई? 10 लाख। ऑनलाइन में ओके विद एवरीबॉडी बोलो।
Yes. Yes. फिर बताना। दिस इज फाइन। एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस आपके 2022-23 के थे मान लो 5 लाख, ठीक है। पेड फॉर 2000, ये 2022-23 में आपने क्या किया? करंट ईयर के कितने पे करे? 5 लाख पे करे। पेड फॉर 2021-22 के कितने करे? 3 लाख, ठीक है। एंड पेड फॉर 2023-24 ये कितने? 1 लाख। मतलब टोटल पेमेंट कितने की करी आपने? 9 लाख की करी। अब एक व्यक्ति जिसे अकाउंटिंग नहीं पता है वो क्या बोलेगा? भाई रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कितना हो गया? 10 माइनस 9, 1 लाख रुपए का। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इनकम कितने की? 1 लाख रुपए की, यही तो बोलेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, हम मैचिंग प्रिंसिपल को क्या कर देंगे? डिफाई कर देंगे। क्या होना चाहिए था एक्चुअली, बताइए? व्हाट हैज रेवेन्यू ऑफ व्हाट रेवेन्यू हैज टू बी मैच्ड विद व्हाट इनकम? बोलिए। तो क्या मुझे इसे इंक्लूड करना चाहिए था? हाँ, क्या इसे इंक्लूड करना चाहिए था? बताइए पीछे से, उधर से। क्या इसको इंक्लूड करना चाहिए था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पिछले साल के लिए था। रेवेन्यू जनरेटेड इन दिस ईयर हैज टू बी मैच्ड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ऑन दैट रेवेन्यू, वो वाला। तो देखिए जरा, ये 5 लाख आप कंसिडर करेंगे इस साल का। ये जो आपने पिछले साल का पे किया, विल इट बी कंसिडर्ड? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो आप एडवांस पे कर रहे हैं वो भी नहीं। बट एज पर एक्रूअल रिकॉर्ड तो सारा करेंगे ना। एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल आपने रिकॉर्ड तो सब कुछ करा, चाहे अगले साल का चाहे पिछले साल का, सब कुछ रिकॉर्ड किया भाई आपने। लेकिन क्या किया आपने? 10 लाख रुपया नहीं है। आपका असली रेवेन्यू कितना है? 8 लाख। आपका असली एक्सपेंस कितना है? 5 लाख। आपकी इनकम कितनी हुई? 3 लाख करंट फाइनेंशियल ईयर की। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू, नहीं क्या था? मैचिंग प्रिंसिपल। दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। दोबारा बोलूं, जिस साल में आपने रेवेन्यू अर्न किया, उसको उसी साल में होने वाले या उस रेवेन्यू को अर्न करने में जो एक्सपेंसेस हुए उसके साथ आपको क्या करना है? मैच करना है। देन ओनली यू विल गेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फिगर, देन ओनली यू विल गेट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। बोलिए। ये एडवांस्ड नहीं, डिफर्ड नहीं बेटा, एडवांस है ये। एडवांस एक्सपेंसेस है, एडवांस बोल के करेंगे उसको। तो एडवांस तो अगले साल के लिए, वो तो अगले साल का बनेगा ना खर्चा, इस साल थोड़े लिखेंगे उसको। तो रेवेन्यू अर्न इन अ फाइनेंशियल ईयर हैज टू बी मैच्ड विद expenses incurred to earn that revenue, then only you will get correct profit या loss की figure. I hope this is fine. इस साल के खर्चे और इस साल के रेवेन्यू उसको कंपेयर करेंगे, then only you will get true and fair picture of your profits. Online इशिता, धनिष्ठा और अंजनी, is that okay with you this part? Yes. या कहीं कोई डाउट Yes. है? आपको पता चला? ठीक। ये कौन सा प्रिंसिपल था? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ठीक है। सॉरी, मैचिंग प्रिंसिपल यार, नॉट रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पर आते हैं, ठीक है। मैचिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं लोग, एंड आई डोंट वांट कि आपको वो गड़बड़ करनी है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सरल शब्दों में से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखना क्या है वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आपको समझना है सिर्फ इसे, ठीक है। जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो यू विल कोरिलेट कि हमने क्या पढ़ा था। आइए जरा देखते हैं, समझते हैं। अपना नाम बताना। हर्ष। हर्ष यहाँ पर हमारे पास है, ये लिखते हो ना? नहीं, उसका वो ऐसे लिखता है, ठीक है। और हाँ, नहीं, शाबाश हर्षिल, ये बढ़िया नाम हो गया। ये है, ठीक है। हर्ष है भाई साहब सेलर, और ये जो है ये क्या है? बायर है। देखिए जरा ध्यान से, ये सेलर है और वो बायर है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बायर भाई साहब इनके पास आते हैं और इनको 10 लाख रुपया दे देते हैं। कहते हैं भाई मेरा सामान भिजवा देना, मेरा सामान भिजवा देना, ठीक है। इनके पास 10 लाख रुपया आ गया। कब आ गया? 1/5/2023 को पैसा आ गया। एज पर अक्रूवल ये लिखेंगे, इसे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताइए?
लिखेंगे ना, क्या बोल के लिखेंगे? Yes. एडवांस फ्रॉम कस्टमर। गॉट इट जी? इनका सामान तैयार हो गया, 15 तारीख का टाइम दिया था, 15/5/2023 को ये फोन करके कहते हैं ब्रो माल इज रेडी। ओह सॉरी, कुछ और बोल गया, गलत बोल गया, मतलब कुछ और होता है वो तो, नहीं ब्रो ब्रो गुड्स आर रेडी, सॉरी सॉरी, ये गलत मिस्टेक, नहीं अच्छा नहीं था यार, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये भाई साहब बोलते हैं हाँ तैयार है, 15 तारीख है, तैयार है। ये कहता है ब्रो राइट नाउ आई एम बिजी, कंडीशन 1 मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ तो सामान भिजवा दे, ट्रक के बराबर सामान था वो, ठीक है, 15 तारीख को, ठीक है। ये बताइए मुझे, हर्ष जब क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, इसे अपने क्लोजिंग स्टॉक में लेंगे 15 तारीख को? No, sir. नहीं लेंगे, क्योंकि ये सामान बिक चुका है, पैसा आ चुका है, पर डिलीवरी नहीं हुई है अभी। क्या नहीं हुई है? हाँ, लेकिन हमारा थोड़ी है वो, पैसा भी आ गया। यार रुक जाना, समझ समझ बात को समझ। जब ये हर्ष अपनी क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेगा ना, वो सामान जिसका पैसा भी आ गया, वो सामान जिसका टाइम भी आ चुका है और हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास टाइम नहीं था, तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जुड़ेगा। याद है ना क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं, बात करी थी मैंने। अब जरा समझिए, हर्षिल ने अपने दोस्त को बोला कि भाई वो ट्रांसपोर्टर से सामान मंगाता रहता, जा ब्रदर जा और एक ट्रक सामान पड़ा है हर्ष जी के गोडाउन में, उन्हें लेके आ जा, ठीक है जी। हर्ष जी के गोडाउन में इनका मैनेजर था, उस मैनेजर ने क्या करा, बिल होते हैं जो हैंड ओवर जो होता है ना, रसीद वसीद अमाउंट वो करवाया, साइन कराया, रिसीव करके इनके ट्रक में लाद दिया और ट्रक चला रास्ते में हर्षिल के घर की तरफ। रास्ते में हो गए दंगे, रॉइट्स हो गए भाई, ठीक है, दंगे हो गए, और दंगाइयों ने क्या करा, ट्रक को भी और उसको भी, दोनों को आग लगा दी, जल गया भाई, ट्रक भस्म हो गया, सामान भी जल गया। किसका लॉस? हाँ हाँ हाँ, इनका, ठीक। पहले 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 यार रुकते बोल, अरे पहले मेरे 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 पहाड़ सूख जाओ, पहले बेटा पॉपकॉर्न की तरह मत उछलो, रुक जाओ। पहले मेरे ऑनलाइन में बैठे हुए दूर दराज के दोस्तों से पूछ लूं, बताओ भाई, हिमालय में बैठे तीनों, बोलो बताओ भाई लॉस किसका, जल्दी से। Sir, अंजनी का, Harshal का। हर्षिल का लॉस अंजनी बोलते हैं, ठीक है जी। अंजनी ने नहीं, इशिता। इशिता ने बोला 1। अच्छा, इसके बाद धनिष्ठा किसका लॉस? हर्षिल का ही लॉस हो गया 2, और तीसरी इशिता। बेटे पॉपकॉर्न सर जल मैं तो जाएंगे बोल मेरे। चुकी। धनिष्ठा बोल, जल्दी बता क्या। अच्छा, हर्षिल की भाई ब्रांडिंग हो रही है आज तो ये, और हर्षिल और हाँ ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल बोल, न्यूट्रल हट। हाँ, और तुम्हारा तो हर्ष, हर्ष, और तुम भी हर्ष, तुम्हारा तुम अपना वर्जन बोलो यार, अब क्या पीछे। हर्षिल, सर जी आप बताएं। हर्षिल, हर्षिल, ठीक है, आई वोट माई सेल्फ। हाँ ठीक है, उधर उधर है, अरे ये क्रैक जा खट्टा मीठा थोड़ा ही है। अब कोई एक चीज, ठीक है जी, इधर आओ जरा समझे। सो होता ना वोटिंग, ये लॉस इसका है, रीजन दोनों का नहीं होगा, सुन तो ले। इसी जगह पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल आता है, क्या कहता है अब सुनो, मैं जानबूझ के ऐसी कंडीशन में लाया आपको। अच्छा ये भी बंद कर दिया। रेवेन्यू इज अंडरस्टैंड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन goods revenue is recognized
when goods are delivered and services are rendered to the fullest satisfaction of customer and an obligation to receive money has been arised. इसने तो पैसा एडवांस दे दिया था, खैर चलो पैसा एडवांस दिया, सामान इनके गोडाउन में पड़ा है। हर्ष बोलता भाई सामान कैसे लेके जाएगा? हर्षिल बोलता मैं अपना ड्राइवर टेम्पो भेज रहा हूं। इनका ड्राइवर और टेम्पो आया और इसने क्या करा, लिख दिया सामान डिलीवर्ड, और वो जो इसका साथी था उसने लिख दिया रिसीव्ड, और वो कागज इसके पास आ गया। जैसे ही कागज उसके पास आ गया, इसके हिसाब से तो डिलीवरी हो गई। अब उसके घर पहुंचे ना पहुंचे, हमें क्या मतलब है भाई? अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता है, ये प्रिंसिपल यही कहता है कि when goods are delivered, services are rendered with the fullest satisfaction। और उसके घर पहुंचे ना पहुंचे उसकी गारंटी नहीं है, ये ट्रक उसका नहीं था, ट्रक उसका था। ठीक है जी, तो क्या हुआ, ये लॉस कौन झेलेगा? अब वो झेलेगा। अब एग्जांपल बदलते हैं। डाउट, अरे रुको ना आप। अब इसने बोला, हर्षिल ने बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है ना, मेरे पास ट्रांसपोर्ट ट्रक है, तू ही भेज दे अपना। इसने सामान अनलोड करवाया और हर्षिल के घर से 500 मीटर की दूरी पे क्या हुआ, वो दंगा उंगा फसाद हो गया, ठीक है, और ट्रक जल गया। लॉस किसका है अब? क्योंकि एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, गुड्स आर सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर विद द फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन और एन ऑब्लिगेशन टू रिसीव मनी हैज नॉट बीन अराइज्ड। भाई ये 10 लाख, इसके 10 लाख कब होंगे? जब गुड्स उसके घर पहुंच जाएंगी, गोडाउन पहुंच जाएंगी, और वो लिख देगा रिसीव्ड इन गुड कंडीशन। समझ रहे? तो सिर्फ सेल होने का मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता है। सिर्फ सेल, सिर्फ पैसा मिलने का मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं है। ये 10 लाख, इसके 10 लाख कब है? जब सामान किसके घर पहुंच जाए? हर्षिल के घर पहुंच जाए, हर्षिल के गोडाउन में पहुंच जाए, और इसका ये इसका अकाउंटेंट कुछ भी लिख दे रिसीव्ड इन गुड कंडीशन। सोचो, जब आपने कभी, आपके पेरेंट्स एसी या फ्रिज या कुछ और खरीदते हैं तो डिलीवरी करने रिक्शे वाला आता है, 2 रसीदें लेके आता है, एक आपको पकड़ा देता है और एक पे आपसे रिसीविंग ले लेता है। अब आपने एसी बाहर रख दिया, ठीक है, बोला अपने नौकर वोकर बोला के अंदर चला दूंगा, ठीक है, और दरवाजा बंद करके चले गए और मूवी देखने लगे, कुछ हो गया, बाहर आके तो एसी गायब। ना, इट इज हुज फॉल्ट? इट इज योर फॉल्ट। या उस रिक्शे वाले को रास्ते में रह के वो एसी रूट ले जाए तो किसकी गलती? सेलर की गलती। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल यहां चीजों को क्लियर करता है कि गुड्स कब माना जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज? व्हेन गुड्स आर सोल्ड, नहीं, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड विद द फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, और सामने वाले से पैसा लेने का हक खड़ा हो जाए, तैयार हो जाए, तब हम बोलेंगे क्या है वो? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज है। अदरवाइज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कहलाएगा। जब तक हर्षिल के घर चीजें ना पहुंच जाएं, उसके गोडाउन में ना पहुंच जाएं, वो लिखना दे कि हाँ रिसीव्ड इन गुड कंडीशन, तब तक ये 10 लाख इसके नहीं है, 10 लाख इसके नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देने पड़ेंगे वापस, तभी तो प्रिंसिपल्स बनते हैं ना। प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, what is not to be done in specific and general conditions। ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो समझे रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अच्छा, इन्होंने अपना भेजा था तो जैसे इनके ट्रक में सामान लोड हुआ डिलीवरी मान ली जाएगी, लेकिन इन्होंने अपने ट्रक में भेजा तो जब तक उसके गोडाउन में उतरता नहीं है, ट्रक खाली नहीं हो जाता, सामने वाला साइन नहीं कर देता, रेवेन्यू 10 लाख पे इनका कोई हक नहीं है। आप बोले नहीं जी सामान तो भिजवा चुके थे, भाई पहुंचा नहीं ना उसके पास, उसके गोडाउन में आया नहीं, उसकी तरफ से कोई पेपर नहीं आया आपके पास। ठीक है, सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इस तरह से आपको डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। गॉट इट? अच्छा, अब इस प्रिंसिपल के ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं जरा जाने। गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस मेटल्स, जैसे ही वो, और डायमंड भी, जैसे ही वो निकलते हैं हम क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। कुछ हो ना हो, ये अकाउंटिंग की ये कंडीशंस होती हैं, ये प्रैक्टिसेस होती हैं। गोल्ड सिल्वर जो होता है ना, प्रीशियस गोल्ड सिल्वर डायमंड प्रीशियस मेटल्स जो होते हैं,
प्लेटिनम वगैरह, ये जो चीजें होती हैं, इनके बारे में क्या होता है, जैसे ही इनका प्रोडक्शन हो जाए हम मानते हैं रेवेन्यू क्या हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया। एक चीज। दूसरी चीज, आपने किसी एडवोकेट को क्या किया, हायर किया एक मुकदमे के फैसले के लिए, ठीक है जी। अब मुकदमे का फैसला कब होगा, जब हियरिंग होगी, जब आप जीतेंगे हारेंगे तब समझना। तो कुल मिलाकर वकील बेचारे को तब तक वो उस फीस को अपनी नहीं मान सकता जब तक कोर्ट फैसला नहीं देते, और कोर्ट है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसके बेचारे तो घर के बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसके पास करोड़ों रुपए रखा हुआ है, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि रेवेन्यू रिकग्निशन कहता है कि जब तक गुड्स डिलीवर और सर्विसेज रेंडर ना हो जाए तब तक कोई मायकाला तुम्हें से अपना नहीं बना सकता। वो एक्सेप्शन है। डॉक्टर की फीस और वकील की फीस, ये जिस दिन रिसीव हो जाए उसी दिन क्या मानी जाएगी, रिकॉग्नाइज मानी जाएगी, फैसला होता रहे। समझ रहे? इस तरह से एक और एक्सेप्शन होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। नोएडा का पहला जो ओवरब्रिज बना था, विश्व भारती स्कूल के सामने से शुरू होता है और कहां जाता है, 62 तक जाता है, ठीक है। करीब करीब 4 साल लगे इसे बनने में, और इसका बजट था वो मेरे ख्याल से 860 करोड़ का था। मुझे कितनी जानकारी कैसे होती है, मैं थोड़ा बेवकूफ किस्म का इंसान हूं, तो हर जगह ध्यान से देखता हुआ चलता हूँ। कभी ब्रिज के आगे बोर्ड लगा, किस कंपनी ने बनाया, कैसे बनाया, मतलब है बचपन से आदत है, क्या करूं मैं, है ऐसे आदत। ऑब्जर्वेशन की आदत है, हर चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना ऑब्जर्वेशन की आदत है, बिल्कुल। आई एम वेरी कीन ऑब्जर्वर, हर चीज को ध्यान से जाते आते सब बहुत ध्यान से देखते हुए। और इसी ऑब्जर्वेशन की मेरी इस ऑब्जर्वेशन पावर का नुकसान मेरे बच्चे भुगतते हैं, स्टूडेंट्स। मैं एग्जाम जिस रूम के बाहर से निकलता हूँ 4-5 केस पकड़ के ले आता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे स्कूल में एक एग्जाम में अगर 20-25 केस पकड़े गए तो उनमें से कम 18 या 15 केस मेरे हाथों से पकड़े जाते हैं। दो आई एम हैविंग एन इन्विजिलेशन ड्यूटी इन वन रूम, उसमें तो पकड़े ही जाते हैं, लेकिन अगर मैं घूमता हुआ बाहर से निकल जाऊं ना कभी, 2-4 वैसे लपेटे में आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे निकल के जा रहा हूँ और मैं अचानक अचानक मुझे दिखता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, एंड आई फॉलो माई इंट्यूशन। इन्विजिलेटर मुझे चेक करिए, कभी फोन, कभी पर्चे, कभी किताबें, कभी फर्रा निकलता है, क्या क्या निकलता है, ऐसा हो जाता है। सो एनीवे, नॉट टू प्रेज माई सेल्फ, लेट्स टू द कंसेप्ट। तो जरा हमने बनाया क्या, वो ओवरब्रिज बनाया बड़ा वाला, वो लंबा चौड़ा, ठीक है, एलिवेटेड रोड जिसे कहते हैं, वो बनी। और उस एलिवेटेड, चला देना उसको, एलिवेटेड रोड जो बनी वो 4 साल में तैयार होगी। अब वो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर तो भूखा मर जाएगा, गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड विद द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट कहते हैं मजा नहीं आया यार फ्लाईओवर क्या हो रहा है, ऊंचा नीचा हो रहा है, ठीक करो उसको। बेचारा वो तो कॉन्ट्रैक्टर मर जाएगा, 860 करोड़ रुपए लगा बैठा है। ऐसे केस में क्या होता है कि जितना जितना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता चला जाएगा, जैसे मान लो 20% पूरा हो गया, तो 20% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज माना जाएगा। हम इंतजार नहीं करेंगे 4 साल का, ना ना। एक बेचारा ब्रह्मपुत्र नदी में पुल था, 30 साल में बना, कॉन्ट्रैक्टर ने 25 साल की उम्र में शुरू करा, 55 साल का हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं है बेचारे का। ये एक्सेप्शन होता है वहां पर, वहां नहीं लगता ये प्रिंसिपल। क्या, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, जो 10 साल 20 साल चलने वाले होते हैं, तो अब इसका फैसला कैसे होता है कि कितना रिकॉग्नाइज हो। कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करता है, अपने बिल सबमिट करता है, जो इंजीनियर होते हैं साइड के, यूपी गवर्नमेंट के, यूपी स्टेट ब्रिज बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर बोलते हैं 20% इज डन। 860 करोड़ का 20% रिलीज हो जाता है। फिर 1 साल बाद फिर वो, या 6 महीने बाद फिर अपना भेजता है कि जी मैंने 10% काम और कर लिया। फिर वो इंजीनियर वेरीफाई करते हैं कि हुआ है नहीं हुआ है, फिर उसको अप्रूव करते हैं, फिर वो रिलीज हो जाता है। यहाँ सर्विसेज रेंडर होने का इंतजार नहीं करते हैं कि भाई एलिवेटेड रोड 4 साल में पूरी होगी, तो जब बन जाएगी तब जाके हम 860 करोड़ रिलीज करेंगे। ऐसे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं काम। हम्म नहीं बेटा, वो तो तभी तो क्या होता है, तभी तो क्या होता है, रिबन काटते 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 पुल गिर जाते हैं लेकिन पेमेंट पूरी हो जाती है। सुनिए ध्यान से, अगर फ्लाईओवर ऊंचा नीचा है तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते, घसियारे लोग होते हैं। उनकी कॉशन मनी जमा होती है कंपनी के, गवर्नमेंट के पास, या सरकार कुछ पैसा रोक के रख लेती है उनका, ऐसा करते हैं। मतलब 800 करोड़ में से, अब जैसे ये एक्सप्रेस वे है ना, ये वाला एक्सप्रेस वे, इस यमुना एक्सप्रेस वे नहीं यार, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला एक्सप्रेस वे था, इसकी रीसर्फेसिंग होनी थी।
कम से कम 21 डेडलाइन बदली। 68 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और कितना हो गया उसपे 6 करोड़ का उसपे पेनल्टी ऑलरेडी लग चुकी है। ठीक है, वो टाइम पे पूरा नहीं करते हैं अभी भी, बल्कि एक पोर्शन उसका बचा हुआ है, वो उसमें जमीन धस गई थी यहाँ पर, वो बेचारी उसकी किस्मत ही खोटी है, पता नहीं किस घड़ी में उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया वाला। 2.5 साल से सर्विसिंग चल रही है उसकी, नहीं हो पा रहा काम पूरा, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है, मिसमैनेज कंपनी है वो। तो नोएडा अथॉरिटी ने 6 करोड़ रुपए का 7 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगा रखी है। वो पेनल्टी कहां से एडजस्ट करेंगे? जो फाइनल पेमेंट जाएगी ना उसकी, उसमें से कटेगा वो। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ये एक्सेप्शंस होते हैं, अदरवाइज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड विद द फुल satisfaction of customer and an obligation to receive money has been arised। ये सारी की सारी क्या होती है उसकी एक्सेप्शंस। मैचिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन बहुत तंग करता है। ठीक है, तो जो नोट्स दूंगा उसमें से ढंग से उसको पढ़ना। लॉजिकली क्या होता है, यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, ऑनलाइन में अंडरस्टूड और नॉट? Yes. ओह Yes, ओके, नथिंग फ्रॉम धनिष्ठा, नथिंग फ्रॉम अंजनी। No, sir, I understand. ओके जी, अगला प्रिंसिपल बोलिए क्या है? हाँ, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, ड्यूअल एस्पेक्ट ना, बहुत बढ़िया। तुम किसी को चांटा मारो तो जितना दर्द उसके गाल पे होगा उतना ही दर्द तुम्हारे चांटे पे होगा, हाथ पे होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड, अबे न्यूटन डेविड ग्रेड थोड़ी सीखता था। हाँ, न्यूटन के लॉ थे ना, उनमें से एक लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो तुम किसी का चमाड़ मारते हो तो क्या होगा? जितना दर्द उसके गाल पे होगा उतना ही दर्द आपके हाथ में होता है, लेकिन आपके हाथ की सहन शक्ति ज्यादा होती है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन इवेंट हैज टू इफेक्ट्स। एक को हम क्या कहते हैं? डेबिट, दूसरे को कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट तो बात की बात है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमने बोला कि गुड्स सोल्ड टू पर्व, गुड्स सोल्ड टू पर्व हमने बोला 50,000 रुपए का कैश में, तो क्या होगा? हमारे पास से गुड्स चली जाएंगी और हमारे पास कैश आएगा। दो इफेक्ट हो गए। पर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पर्व के पास गुड्स आएंगी और क्या हो जाएगा? कैश चला जाएगा, तो डबल इफेक्ट हुआ। गुड्स सोल्ड टू योर नेम अद्वैका को, गुड्स सोल्ड टू अद्वैका ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा हमारे लिए? मेरे पास से गुड्स चली जाएंगी और अद्वैका नाम का डेटर मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे घर नहीं आएगी, नाम उसका नाम मेरी बुक्स में वो एग्जिस्ट करेगी। हाँ, trial balance is prepared to check arithmetical accuracy of books of accounts of transactions and events का फाइनल पोस्टिंग, वैसा करके। तो अब देखिए, अच्छा सुनो, अब अद्वैका से मुझे फ्यूचर में पूरा पेमेंट मिल गया तो क्या होने वाला है? मेरा कैश बढ़ेगा और अद्वैका नाम की डेटर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो दैट्स अ ड्यूअल एस्पेक्ट। तो क्या कहता है? ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव क्या? डबल एस्पेक्ट्स। एक को क्रेडिट बोलते हैं और एक को डेबिट बोलते हैं विद एन इक्वल अमाउंट। ठीक है, जितना डेबिट में होगा उतना ही क्रेडिट में होगा, ये ड्यूअल एस्पेक्ट है। और हम डबल एंट्री सिस्टम में तो पढ़ रहे हैं। कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होगी जिसका डबल एस्पेक्ट ना हो, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होगी। यह तो हो सकता है जैसे मैंने क्या कर दिया, सिंगल एंट्री तो हम पढ़ी नहीं ना, तो डबल एंट्री पढ़ रहे ना, सिंगल एंट्री में पॉसिबल है क्योंकि वहां सिर्फ एक ही एस्पेक्ट दिखते हैं, पैसा आया और पैसा गया, उसका हिसाब किताब करते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस वाज ड्यूअल एस्पेक्ट। और इसी की प्रिंसिपल की वजह से बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड होती है और एक क्या होती है? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी के भी दो हिस्से होते हैं, क्या? अबे कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, ठीक है, नाइस पोजीशन। कहाँ सीखी है? डांस। ठीक है, ठीक है। मैंने मुंडी हिलाने की कोशिश करी, अटकी गई एक दिन, तो बड़ा दर्द हुआ यार। नहीं, आसान नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है शरीर की। ओके, और अब हम बोल रहे हैं क्या? ऑब्जेक्टिविटी या वेरीफाइबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। कोई बताएगा क्या हो सकता है? नहीं, पहले हमारे हिमालय वासी लोगों के लिए, ऑनलाइन वाले दूरस्थ लोगों के लिए बताओ जरा, क्या होगा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव? बुक नहीं पढ़ेंगे यार, बुक पढ़ के ना, एक बच्चा पता क्या लिखता? एक बच्चे का बैग था, मैंने उसको देखा, मेरे स्कूल के एक बच्चे को, हाथ नीचे करो, वो पता क्या बोलता? आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन स्पॉइल्ड मी। उसके बैग में बड़ा बड़ा लिखा था। हाँ, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, और बैग लेके आता था बकायदा, बट एजुकेशन स्पॉइल्ड मी। चलो बताओ जरा, अंजनी, धनिष्ठा या इशिता में से वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या होगा? पहले ऑनलाइन वालों से पूछे।
सॉरी, गेस कर सकती हूँ? हाँ हाँ, वाइल्ड गेस करो भाई तुम। अरे सर, फॉर एग्जांपल लाइक अभी वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल बेसिकली पनिशमेंट नहीं, हाथ नीचे करो। हाँ, making कैरी sure ऑन। that what we're going to be what we're going to be writing down can be verified. ठीक है ठीक है, इधर काफी हद तक ठीक बोली धनिष्ठा। इशिता को कोई इनपुट देना तो बताइए। आप लोग नहीं सुन पा रहे, मैं सुन पा सर रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए जो हम हाँ, लाइक कुछ भी हम कर ले, एविडेंस होना रिकॉर्ड चाहिए होना जो हम चाहिए, रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर होना रहे हैं। चाहिए, ठीक है, रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे मान लो अबीर क्या करता है, अबीर अपनी भैंस सलमा के चांटा मारता है, वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा कुछ क्या? नहीं सर। नहीं नहीं, सर थोड़ा। फाइनेंशियल हाँ, ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, करेक्टली सेट, फाइनेंशियल। अब बताइए क्या बोल रहे थे? अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ प्रूफ? ब्रो, तुझे मेरी कसम, मैंने तुझे 1 लाख दिए थे, याद रखियो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भाई। वाउचर। वाउचर, 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 वाउचर। और मैंने कहा था किसी का बिजनेस है, वाउचर वाउचर लेके आना। कोई है किसी का बिजनेस, फैमिली का? किसी का फैमिली बिजनेस है? किसी का नहीं है, सब सर्विस क्लास वाले हैं। है तो तुम्हारे अकाउंट्स बनाते होंगे ना, अकाउंट्स। वाउचर बोलना पेरेंट्स, जरा वाउचर अगली बार वाउचर लेके आना जरा। अरे सस्ता होता है यार, पैड होता है, फाड़ के लाना है। हाँ, खाली वाउचर है, भरा हुआ मत लाना। पता चला घर के सारी फाइल उठा के लो सर जी देखो, परिवार के सारे रहस्य उजागर कर दिया। ऐसा नहीं, वाउचर लेके आना सो दैट दे कैन सी कि वाउचर क्या चीज होता है। देखो बेटा, फॉर ईच एंड एवरी इवेंट एंड ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होंगे तो वो क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। हाँ, फ्रॉड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, वो फ्रॉड कहलाएगा, ठीक है। तो योर नेम? ध्रुव? हाँ, उदय। अच्छा, उदय ने अपनी मैनेजर को बोला कि जाओ तुम क्या करते हैं उसको, मैं बोलूं कि झारखंड की राज में जाके एक मीटिंग अटेंड कर लो। हमने जयपुर भेजा था, वहां चले गए, वहां से वापस आ गए, 2 लाख का खर्चा दिया, 2 लाख का खर्चा इन्होंने दे दिया, अकाउंट मैंने मान लिया, खर्चा हो गया। लेकिन जब ऑडिट होगा ना, पूछेगा 2 लाख कहाँ गए। वो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थी, वो झारखंड में किसी मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। तो भाई कहाँ गए थे? घोड़ा, गाड़ी, बैल, गधा, कुत्ता, बकरी, किस पे तो चल के गए थे, कुछ तो होगा उसका बिल बिल। भाई हमने तो बाय एयर भेजा था, इकोनॉमी क्लास में भेजा था, कहाँ है वो? है ही नहीं। ठीक है, मतलब ठीक है, मेल आती है डिलीट कर दी, जंक से भी डिलीट कर दी, और मर्जी उसकी यार। अरे इमोशनल मत हो ना, हम तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। तो फ्रॉड कहलाएगा वो। दो एवरीथिंग वाज जेन्युइनली डन बट देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसी की वजह से क्या होता है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी बनती है, ठीक है, और उनकी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो जो भी आप इवेंट एंड ट्रांजैक्शन करें, उसको रिकॉर्ड करने से पहले क्या करना है आपको? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इकट्ठे कर लेने हैं। मैंने बताया था ना कि आप ऑटो में जा रहे हैं करोल बाग, वहां से वापस आ रहे हैं, तो ऑटो वाले से बताया था एग्जाम्पल शायद ही, लिखवा लो, साइन करवा लो, अंगूठा करवा लो, ठीक है। हाँ, और हाँ, आधार कार्ड भाई। ऑटो वाले कहेगा पागल क्या कर रहा है, कल की बारी अगली बारी बोलेगा ऑटो, और तेज लगा के भगा देंगे आगे से। नहीं नहीं भाई, ये साफ तो क्या होते हैं, आधार कार्ड भी मंगवा लेते हैं, फोटो भी खींच लेते हैं, साथ में सेल्फी भी खींच लेते हैं, जिसमें मीटर की रीडिंग भी आए, ऐसा करके। अच्छा, मैं एक मजेदार चीज बताता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कैसे काम करते हैं। मान लो आपको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये बताना है कि इंसिडेंट हुई है, ठीक है, किसी घटना के आगे, तो तुम फोटो क्लिक करते हो ना, और उसमें नंबर आ जाता है लिखा हुआ, डेट टाइम वगैरह आ जाता है लिखा। हाँ, ऐसा करके आ जाता है। नहीं मानते उसको, उस डेट और टाइम को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, कैनवा में जाके बड़े आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए कभी भी? मैंने मतलब एक कोर्ट के केस में मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। क्या किया बताओ? हाँ, अगर हमने वो जीआई टैग या कुछ वो जियोग्राफिकल लोकेशन हमने वो ऐड कर रखी है, तब हम शायद मान लें उसको। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपने फोटो की कॉपी बनाई, और उसके अंदर फिर क्या कर सकते हैं आप उसको, अगर प्रिंट लेके आएंगे तो आप बदल सकते हैं। अब जरा समझिए, एक उस दिन का न्यूज़पेपर उठाया, ठीक है, और जहां आप खड़े हैं उस दिन के न्यूज़पेपर के साथ फोटो खिंचवा लीजिए। नहीं, न्यूज़पेपर के साथ जो आपने फोटो खिंचवा ली ना वहां पर, ये न्यूज़पेपर के साथ आपने जो वीडियो बना ली, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड न्यूज़पेपर जो भाई होता है, क्या क्या तो बदलेगा उसमें? राहुल गांधी की शक्ल बदल देगा? नहीं बदलेगा।
बेटा सुनो, नहीं रुक जा। एक और न्यूज़पेपर लिया तो उस डेट से पुराना लोगे ना, उस डेट के आगे का थोड़ी ले लोगे। तो कोर्ट तो क्या बोलता है, उस दिन से पहले, उस दिन से आगे वाला तो एविडेंस, उस दिन से आगे वाला एविडेंस तो आप दे ही नहीं रहे हो। आपने बोला कि 15 जून को मैं इधर था या मेरी कहानी ये थी, 15 जून को घटना हुई जो भी हुई, तो समझदार लोगों ने क्या करा, 15 जून का न्यूज़पेपर उठाया, उस घटना के आगे उसका फोटो खिंचवा लिया। करेक्ट हो गया जी, और रख लिया संभाल के। अब सामने वाली पार्टी बोलती है कि नहीं ये तो 20 जून को हुआ था, ये 17 जून को, 25 जून जो भी है, तो डेट आपकी ऑथेंटिक हो जाती है न्यूज़पेपर के साथ उस जगह पे, वो माने जाता। क्या चीज, मैं बोल तो रहा हूँ, उस डेट से पहले का तो कुछ भी कर लो आप, लेकिन वो एविडेंस उस डेट के बियॉन्ड नहीं हो सकता ना। जैसे 15 तारीख को 15, 14, 13, 12 किसी का भी खिंचवा लो आप, लेकिन वो 15 के बाद वाला थोड़ी होगा फिर। और 15 तारीख को आप वो एविडेंस कोर्ट में पेश कर रहे हो, तो 15 तारीख को उस दिन का न्यूज़पेपर लगा के कर दिया, तो आपके हिसाब से तो एविडेंस 15 तारीख को चला गया। ठीक है, अब दूसरा वाला आदमी क्या करता है, वही फिर एक 20 तारीख का न्यूज़पेपर लगा के फोटो खिंचवाएगा, लेकिन आप तो 15 तारीख वाला पे, तो आपका एविडेंस पहले माना जाएगा ना। तो वो एविडेंस थोड़ा सा मजबूती से माना जाता है। ये मुझे एक लॉयर ने बताया था कि ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, आप तुम जितना मर्जी फोटो मैनेज कुछ भी कर लो, वो नहीं। ठीक है, अनटिल अनलेस यू गॉट फोटोग्राफ फ्रॉम इसरो के सैटेलाइट से, नासा की सैटेलाइट से आपको इमेज मिलती है, जब डेट टाइम सेकंड मिली सेकंड तक उसमें प्रिंट होता है और वो ऑथेंटिक होती है, लेकिन उतना आसान नहीं होता। इट्स एन ऑफिशियल प्रोसेस, आप पहले रिक्वेस्ट करोगे, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, फिर फीस पे करोगे, फिर आएगा वो ऑथेंटिक, वो डेट टाइमिंग वगैरह ऑथेंटिक मानी जाती है। कुछ भी खिंचवा लो, ऐसा नहीं होता। गॉट इट। तो अब हमारे कौन से प्रिंसिपल्स रह गए बताइए, कोई मुझे बताएगा क्या था, कौन सा रह गया। नहीं वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई विल नॉट स्टार्ट राइट नाउ, उसको थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए कि आपके स्कूल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो चुका है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। हाँ कोई बताएगा। नहीं इक्वेशन तो यार दूसरी चीज है, वो तो चैप्टर ही अलग है। अकाउंटिंग सर स्टैंडर्ड, नहीं हुआ स्टार्ट। IFRS हुआ, IFRS। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मैं करवाऊंगा, आपको नहीं मालूम क्या हुआ स्कूल में, स्कूल नहीं जाते, तो फिर बताइए IFRS हुआ नहीं हुआ, ये चैप्टर हो रहा है स्कूल में या नहीं हुआ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली आई टेक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS को हम होल्ड कर लेंगे, जिनके स्कूल में होगा वो मुझे बताएंगे, उनको कराएंगे, बाकी के लिए नहीं करेंगे उसको। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई फील ऑल ऑफ यू हैव टू डू दैट। ठीक है, कोई बात नहीं कट गया बेटा, फिर भी पढ़ लेना, थोड़ा काम आता है ऐसे। ठीक है, चलिए कोई डाउट अगर हो तो बताइए मेरे दूर के बच्चों। No, sir. सो यू विल गेट प्रिंट आउट इन द नेक्स्ट क्लास, सॉफ्ट कॉपी, आप उसे पढ़ेंगे जो हाँ बोलो, बोलना है कुछ। नहीं। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।